देश में 11,318 सैंपल्स की जांच की गई और जनपदों के द्वारा 11,907 सैंपल विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से जो हम टेस्ट करवाते हैं प्रयोगशालाओं में, उनमें 5-5 सैंपल के 983 पूल और 10-10 सैंपल के 148 पूल लगे। 5-5 सैंपल वाले 983 में से 179 पूल में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के 148 पूल में 25 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, जनपद लेवल से भी और राज्य स्तर से भी, और आपसे हम अनुरोध भी करते हैं कि सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और इसका कोरोना से बचाव में इसका उपयोग करें। जैसे ही आप किसी कोरोना संक्रमित के नज़दीक जाएंगे तो यह ऐप आपको एक अलर्ट जनरेट कर देगा। तो अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आपको ये सतर्क करेगा, जिससे आप अपने आप को बचा सकेंगे। 62,560 जो कॉल किए गए हमारे स्टेट हेडक्वार्टर से, उनमें से 3,232 इस समय क्वारंटाइन में हैं और 144 लोग संक्रमित हैं जो कि विभिन्न चिकित्सालयों में जिनका इलाज चल रहा है। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 15,173 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया है, जिसमें 4,409 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट एरियाज़ और 10,764 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ में सर्वेलेंस की कार्रवाई की गई है। 1,07,678 टीम दिवस के माध्यम से 83,10,909 घरों का, जिसमें 4,22,54,565 लोग रहते हैं, इनका सर्वेलेंस किया गया अभी तक। जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनके लिए 21 दिन के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और उन्हें ये चाहिए कि वो अपने होम क्वारंटाइन का पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करें, क्योंकि इससे जहां वो दूसरों को बचाते हैं, अपने गांव के, अपने समाज के और लोगों को बचाते हैं, वहीं अपने घर के अंदर अपने परिवार वालों से थोड़ी 2 गज की दूरी बरकरार रखते हुए, मेंटेन करते हुए अपने घर वालों को भी बचाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा दायित्व है हम सभी लोगों का कि हम स्वयं सतर्क रहकर अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 13,19,004 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैक किया गया है, उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछा गया है और उनमें से 1,163 लोग किसी न किसी लक्षण वाले पाए गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है। अब तक 578 लोगों के सैंपल के परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से 130 पॉजिटिव पाए गए और 448 नेगेटिव पाए गए। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए जहां लेबोरेटरीज़ का लगातार विस्तार किया जा रहा है, उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि हर एक मंडल स्तर पर एक न एक लेबोरेटरी मौजूद हो जो RT-PCR के टेस्ट कर सके, उस क्रम में 6 मंडलों में जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लेबोरेटरीज स्थापित करवाई जा रही हैं और हम आशा करते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये लेबोरेटरीज भी फंक्शनल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी जनपदों को ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। ट्रूनेट मशीन से भी कोविड की टेस्टिंग हो जाती है और अब तो इसका जो प्रोटोकॉल है उससे कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो जाता है। तो ये जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि जो हमारी नॉन कोविड की सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। अगर कोई किसी को ऑपरेशन कराने के लिए आता है और कोई चिकित्सा के लिए आता है, डायलिसिस के लिए आता है, तो उसमें भी कोई आशंका न रहे कि ये संक्रमित है, तो वैसी स्थिति में ट्रूनेट मशीन का उपयोग करके तत्काल उन लोगों की जांच की जा सकती है और उनको जो इलाज चाहिए, चाहे ऑपरेशन हो या
डायलिसिस हो या और जो भी इलाज चाहिए वो उनको उपलब्ध कराया जा सकेगा। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अब नॉन कोविड केयर के अंतर्गत जो इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सभी सर्जरीज़ की ओपीडी स्टार्ट कर दी गई हैं और सभी अस्पतालों में पूरे प्रदेश में अब सर्जरीज़ हो रहे हैं। तो जिनके भी कोई ऑपरेशन कराना हो वो अब प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं। किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, किसी का हर्निया का हो, किसी का और कोई ऑपरेशन है, जिसके भी किसी का कोई फ्रैक्चर है, किसी का जो भी ऑपरेशंस हैं, जो इमरजेंसी ऑपरेशंस तो पहले से ही हो रहे थे, जो फ्रैक्चर वगैरह थे, लेकिन और जो ऑपरेशंस थे जो थोड़े रुके भी पड़े थे वो भी अब पूरे प्रदेश में प्रारंभ करवा दिया गया है। तो आप निश्चिंत होकर के जाएं, आपकी जांच भी होगी, संक्रमण की जांच भी हो जाएगी, उसके बाद आपका ऑपरेशन भी होगा ताकि आपको चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और ये बताना चाहूँगा और अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके घर वालों के लिए ये प्रोटोकॉल है कि उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट दी जाती है, दवा दी जाती है। ये दवाई जो 15 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें नहीं दिया जाना है। इसके अलावा कुछ और हेल्थ कंडीशंस हैं, जिनको हृदय रोग की बीमारी है, उनको नहीं दिया जाना है। तो खैर ये डॉक्टर आपको पर्चे पर देंगे, लेकिन जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके घर वाले जो संक्रमित अभी नहीं हैं, जो गर्भवती महिला हो या छोटे बच्चों को छोड़ करके बाकी लोगों को ये दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। ये दवाई जो है वो जिलों में बहुत बड़ी मात्रा में हमने उपलब्ध करवा रखा है। और अगर आपके घर का कोई संक्रमित हुआ है तो आप तत्काल अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस बात को कहिए। अगर वो किसी कारण से आपको दवा नहीं मिल पाई है तो तत्काल आप ये दवा मांगें भी कि ये दवा हमको उपलब्ध होनी चाहिए, और जो डॉक्टर अपना पर्चा बनाकर आपको ये उपलब्ध करवाएंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जो हमारे प्रवासी कामगार आए हैं या जो लोग भी हवाई जहाज़ से या ट्रेन से आए हैं, जिनको भी होम क्वारंटाइन में रखा गया है, वो अपने होम क्वारंटाइन की अवधि को पूरी तरह से उसको निभाएं। और जो हमारी ग्राम निगरानी समिति है और जो मोहल्ला निगरानी समिति है, उसका ये दायित्व है कि वो इस बात को सुनिश्चित करवाएं कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन रखा गया है, एक तो कि उनके घर के आगे वो पोस्टर लगा हुआ हो जिसमें तिथि लिखी हो कि कब तक वो होम क्वारंटाइन में है, और उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि वो लोग इधर उधर न घूमें, अपने घर में ही रहें। और घर में भी बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, पहले से जो बीमार हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनसे दूरी बना कर रखें। और जो लोग भी होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं उन पर एक तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके अलावा ये भी व्यवस्था है कि उन्हें फिर वहाँ से ले जा कर के घर से जो फैसिलिटी क्वारंटाइन है वहाँ रख दिया जाएगा। अगर वो होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में रख दिया जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने होम क्वारंटाइन का पालन करें और सावधान रहकर, सतर्क रहकर इस संक्रमण से अपना बचाव करें। संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति को हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी को संक्रमण हो, उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना न लाएं और उसकी सहायता करें। और हमारे चिकित्सालयों में जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन वो स्थिति ही ना आए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इससे बचाव करिए, साबुन पानी से हाथ को धोते रहिए। जब भी सार्वजनिक स्थल पर जाइए मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए। कहीं भी जाएं लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार रखिए, लोगों से दूर रहिए, नज़दीक न जाइए, अपने को भी बचाइए, दूसरे को भी बचाइए। और इस समय जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं बाहर से और उनकी जब हम जांच करवा रहे हैं उनमें लगातार संक्रमण भी निकल रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सावधान रहें। हमें पूरे जून के महीने बहुत ही सावधानी से निकालना है, क्योंकि अभी भी प्रवासी कामगारों का दूसरे प्रांतों से आना लगा हुआ है। तो पूरे जून के महीने हमको बहुत ही सावधान रहना है, अपने को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। सावधान रहकर हम इस संक्रमण से बच सकते हैं और पूरे प्रदेश को बचा सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से वो आगे की बातें बताएं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक ऊर्जा विभाग के बड़े कार्यक्रम के बाद की। आप सबको विदित है कि ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में 3000 करोड़ से अधिक के नए बिजली घरों का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम टीम 11 की बैठक में इस बात पर बल दिया कि कोविड की लड़ाई में सफलता तभी मिलेगी जब कोविड का पूरा चेन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक एक व्यक्ति का कहाँ से किससे संबंध रहा है, किस रूप में उसका संक्रमण आया है, इस पर पूरा एनालिसिस करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है और यह फिर पुनः कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर न रहें। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में जो चरणबद्ध रूप से कंटेनमेंट जोन के बाहर जो चरणबद्ध रूप से छूट दी जानी है, उसका भी निर्देश जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एनालिसिस किया और उच्च स्तर पर मुख्य सचिव, डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ गाइडलाइंस को अंतिम किया है। उन गाइडलाइंस को अब जारी कर दिया गया है और भारत सरकार की जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अनुरूप उन्होंने आदेश दिया है कि गाइडलाइंस को जारी करें और जो अब जारी कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है गाइडलाइंस के अनुसार जो निर्देश है वो ये है कि रोकथाम के सामान्य उपाय, ये निर्देश राज्य सरकार के हैं कि 65 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति है, सहरुग्णता यानी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कोई अन्य रोगों से भी ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं हैं और 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। यानी इनको सबको सलाह दी जाती है कि जब तक आवश्यक ना हो तो घर से बाहर न निकले। जो भी ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, वो हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है और जो अन्य सावधानियां हैं हेल्थ की, उसका अनुसरण करें। इन उपायों में जो धर्मस्थल के लिए, जो कार्यालयों के लिए, जो मॉल्स के लिए, जो रेस्टोरेंट्स के लिए और जो होटल्स के लिए जारी किए हैं, उनमें कॉमन बिंदु यह है कि फेस कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पहला बिंदु फेस कवर और मास्क का है। किसी भी अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट दी गई है, परिसरों में बिना मास्क या फेस कवर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा, चाहे वो वहाँ की प्रबंधकीय व्यवस्था में हो, चाहे वो वहाँ का कर्मचारी हो, चाहे वो वहाँ का आगंतुक हो, चाहे वो वहाँ का श्रद्धालु हो, चाहे वो होटल का रेजिडेंट हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हो। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासंभव 6 फीट की दूरी जो है, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखेंगे। प्रत्येक भवन यानी कार्यालय भवन, धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में अंदर घुसने से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का अवश्य उपयोग करेंगे। आपको मालूम है कि जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल युक्त होता है तो उसका पोटेंशियल होता है कि वो जर्मिसाइड होता है, वो किसी न किसी रूप में जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में जल्दी काम करता है। तो इसका जो है उपयोग जो है अनिवार्य रहेगा और हर ऐसे भवन, धर्मस्थल और इन सब स्थानों पर सैनिटाइज़र की अवश्य व्यवस्था की जाएगी। श्वसन संबंधी शिष्टाचार यानी जो ब्रीदिंग का जो एक बेसिक रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं, उसके तहत
ये निर्देश है कि मुंह व नाक को छींकते समय, खांसते समय बंद करके रखें। छींके तो कपड़ा या जो भी है बंद करें, खांसे तो भी सामने ढक के रखें, जिससे अन्य लोगों पर जो है उनको संक्रमण की संभावना कम रहे। रुमाल पूरी तरह से ढका रहे और यदि आवश्यकता हो और अगर उपलब्ध है तो टिश्यू पेपर का उपयोग करके सुरक्षित रूप से उसका डिस्पोजल भी सुनिश्चित किया जाए। जो भी स्वास्थ्य संबंधी पर्यवेक्षण है, यदि कोई बीमारी किसी को आती है तो स्वास्थ्य विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 5145, इस पर तुरंत संपर्क करें। इसके साथ साथ थूके ना, ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी हैं, अपने परिसर में हैं, किसी धार्मिक स्थल के बाहर खड़े हैं, अपने किसी होटल रेस्टोरेंट में या मॉल में जा रहे हैं, तो थूके ना। ये थूकने की जो व्यवस्था है इसमें कार्रवाई तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि थूकने से जो है संक्रमण का फैलने की संभावना रहती है और कहीं ना कहीं इसका जो है दूरगामी दुष्परिणाम इसके आते हैं। धर्म स्थलों के संदर्भ में जो आदेश हैं वह ये हैं कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में जोन में जहाँ भी धार्मिक या पूजा स्थल है वो खोले जा सकते हैं। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर धर्मस्थल खोले जा सकते हैं। सभी धर्म स्थलों पर निम्न प्रकार की कार्रवाई होगी। इसमें बहुत सारे बिंदु ये हैं। मुख्य बिंदु ये है कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके, संवाद स्थापित करके धर्मस्थल के जो भी प्रबंधन के लोग हैं, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, अन्य जो धार्मिक स्थल हैं विभिन्न धर्मों के, उनका जो है चर्चा करके, संवाद स्थापित करके उनको प्रॉपरली खोलने की विद प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक जहां भी धर्मस्थल है, धर्मस्थल के अंदर एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोग ना रहे। इसका मतलब यह है, कोशिश ये रहे कि जहां भी लोग खड़े हो वो 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ कहीं ना रहे। प्रवेश द्वार पर जैसा बताया गया है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग हो। किसी भी व्यक्ति में लक्षण अगर हो तो तुरंत उसका प्रोटोकॉल फॉलो करके तुरंत सूचना दी जाए। भवन या धार्मिक भवन में कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को जो है खुद जाना भी नहीं चाहिए, ना किसी को अलाउ करना चाहिए। सभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति फेस कवर और मास्क अवश्य रखें। जो भी धर्मस्थल, कार्यालय या होटल, रेस्टोरेंट या मॉल है, वहाँ पर व्यापक रूप से कोविड के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था एवी के माध्यम से, यानी ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप पोस्टर लगा सकते हैं या स्टैंडीज लगा सकते हैं। ये अपील की जाती है कि हर व्यक्ति जो भी इस तरह के प्रबंधन में है वो आगे आकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करके प्रचार ऐसा सुनिश्चित करें कि कैसे कोविड से बचा जा सकता है। जो भी व्यक्ति आए उनको समूहों में विभाजित करके भीड़ इकट्ठा ना होने दें। जो भी व्यक्ति आए उनको अलग अलग लाइनों में रखें। जो भी व्यक्ति आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का निर्देश दें। यदि परिसर में, यानी धार्मिक परिसर में दुकान है, कैफेटेरिया है, स्टॉल है, चाय की स्टॉल है, बड़े धार्मिक परिसरों में ऐसा होता है, तो ऐसे में वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का अलग व्यवस्था हो। इसमें यह भी सुनिश्चित करें कि यदि धार्मिक परिसर में जा रहे हैं तो जूते चप्पल अमूमन गाड़ी में ही छोड़ दें, या जूते चप्पल जो है उनको पहन के अंदर जाए ही ना। और अगर जूते चप्पल परिसर तक जा रहे हैं तो खुद अपने हाथ से उठाकर उनको अपने खाने में जूते चप्पल रखने का जो सुरक्षित स्थान होता है अपने आप खुद रखें। उसमें हर आदमी अपनी व्यवस्था खुद करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ हर धार्मिक स्थल पर जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए, जिससे लोगों को प्रचार किया जाए और जो भी कोविड से बचने के व्यवस्था है वो रिकॉर्डेड जो है चलाया जाए और पीए सिस्टम के माध्यम से सबको सूचना जरूर दी जाए। जो भी एयर कंडीशनिंग हो
उसके बारे में हर भवन में ये निश्चय है कि CPWD की गाइडलाइंस के अनुसार 24 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रखना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से 70% के बीच में रखना चाहिए। लेकिन जो भी एयर कंडीशनिंग है उसमें फ्रेश एयर की व्यवस्था जरूर हो, यानी एयर कंडीशनिंग में कई बार जो है एयर रोटेट करती है, ये उचित नहीं है। एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर समय फ्रेश एयर आता रहे, जिससे यदि कहीं संक्रमण की कोई संभावना भी हो तो फ्रेश एयर से जो है वो अंदर कैप्चर ना हो सके। धार्मिक स्थलों में जो प्रतिरूप है, मूर्ति हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको कोई स्पर्श न करे। सभाएं और मंडली निषिद्ध रखें किसी भी धार्मिक स्थल पे। जो भी मैट या दरी या चादर है वो इंडिविजुअल रखें, ऐसा ना हो कि सब कॉमन मैट या कॉमन दरी हो। साथ ही साथ कोई भी प्रसाद का वितरण या जल छिड़काव या कोई भी इस तरह की कार्रवाई ना हो जिससे कि भी किसी भी रूप में स्पर्श हो। जो भी श्रद्धालु आए, जो भी वहाँ धार्मिक व्यक्ति हो, उनके बीच में कोई स्पर्श ना हो और ये व्यवस्था हो कि कहीं भी किसी का भी किसी से स्पर्श ना होने पाए। कम्युनिटी किचन यदि हैं, लंगर है, तो उनका जो है ऐसी व्यवस्था हो कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर हो। शौचालय और आदि जो पब्लिक कन्वीनियंस है उनको भी बहुत अच्छे से साफ रखा जाए और जो फर्श आदि है तो दिन में कई बार उनकी साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। यदि परिसर के अंदर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत, जब तक डॉक्टर ना आ जाए, जो भी वहाँ पर अटेंडिंग डॉक्टर है वो जब तक ना आ जाए उसका फेस कवर और मास्क करके बैठा दें और जब वो आ जाए तो उनका फिर चेकअप करें और चेकअप करने के बाद यदि आवश्यकता है तो अस्पताल में भेजें या अन्यथा क्वारंटाइन में भेजें। तो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को बहुत जो है सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। कार्यालयों के संदर्भ में ये निर्देश है कि कार्यालयों के में रोकथाम के लिए, संक्रमण के रोकथाम के लिए जो भी व्यवस्था है वो शासनादेश में दी गई है और कार्यालयों में विशेष रूप से ये कहा गया है कि कार्यालय में ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रसित हों, यथा दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर अथवा किडनी रोग हैं, तो इनको ऐसे लोगों को जो है फ्रंट लाइन पे ना रख के उनको अलग से उनकी व्यवस्था की जाए या वर्क फॉर होम से भी व्यवस्था की जा सकती है। जो भी व्यक्ति आए वह कार्यालय में कोशिश हो कि नंबर्स न्यूनतम रहें। पब्लिक इंटरैक्शन कार्यालय में बहुत ही न्यूनतम रहे ये भी देखना आवश्यक होगा। कार्यालयों में भी कोविड के प्रचार प्रसार के लिए और कोविड के प्रचार के लिए AV, स्टैंडी और पोस्टर भी लगाने की आवश्यकता होगी। ये भी आवश्यक है कि यदि कार्यालय परिसर में दुकान, स्टॉल या कैफेटेरिया है तो वहाँ हर हालत में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। कार्यालय में कोई अगर क्यू लगाने की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए। जो भी शौचालय हैं बहुत अच्छे से उनका काम किया जाए, उनकी सफाई की जाए और जो भी एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है जैसा अभी बताया 24 से 30 डिग्रीज के बीच में ही रखा जाए, बहुत ठंडा ना किया जाए और फ्रेश एयर की व्यवस्था की जाए। जो भी एलिवेटर्स हैं यानी जो भी लिफ्ट्स हैं उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। कार्यालयों में यदि कहीं पर भी 1 या 2 केस आते हैं तो जो कार्यालय का उतना हिस्सा है उसको डिसैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन यदि किसी कार्यालय में ज़्यादा केस संज्ञान में आते हैं तो पूरा कार्यालय जो है उसको डिसैनिटाइज करने की कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो है पूरा परिसर फिर बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। बंद करने वक्त 48 घंटे का समय देकर उसको डिसइंफेक्ट करना होगा और कीटाणु रहित करने की जो स्वास्थ्य की प्रक्रिया है उसका पालन सुनिश्चित करना होगा। शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में ये आवश्यक होगा कि यदि CCTV लगा है तो वो क्रियाशील जरूर रहे। शॉपिंग मॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में प्रवेश द्वार पर जो है अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी। प्रवेश द्वार में जो है कोई भी व्यक्ति यदि लक्षण युक्त है तो उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर, फेस मास्क लगाया जाएगा। प्रचार संबंधित प्रबंधन जरूर करेगा। होटल, रेस्टोरेंट में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको जो है समूह में बांटते हुए, स्टैगर करते हुए जो है उनको एंट्री दी जाएगी।
जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं उनको हर हालत में पूरा किया जाएगा। और जो भी कर्मचारी ऐसे मॉल, होटल में या रेस्टोरेंट में हैं जो ओल्ड एज के हैं या जो भी किन्हीं को अगर कोई बीमारी है या किसी भी कारण से वो हाई रिस्क में है, तो अगर वो संभव है तो उनको फ्रॉम होम जो है कार्य कराया जाएगा। मॉल, होटल्स के बाहर पार्किंग की भी एक अच्छी व्यवस्था, जहां भीड़ ना लगे, ये करने की आवश्यकता होगी। और जो भी वैले पार्किंग होगी वहां पर भी ग्लव्स, मास्क और फेस कवर आदि का इस्तेमाल होगा। जो भी दुकानें अंदर होंगी वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य होगा। और मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में यदि कोई सामग्री आती है तो उसका भी डिसइंफेक्शन कराना पड़ेगा। इन सब जगहों पर जो एस्केलेटर और लिफ्ट्स हैं उनमें भी सामाजिक दूरी कराई जाएगी। और जो भी स्पर्श के पॉइंट्स हैं, जहां भी छुआ जा रहा है, वहां 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड्स का घोल जो है बनता है, उससे जो है निरंतर सफाई करता रहना पड़ेगी। इसके अलावा जहां भी मॉल में फूड कोर्ट है वहां भीड़ न लगे, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। सीटिंग क्षमता का 50% का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। फूड कोर्ट में मास्क और ग्लव्स जरूर रहेंगे, बचा के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में ई वॉलेट यानी ई पेमेंट की व्यवस्था हो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पूरी तरह से ई पेमेंट की व्यवस्था कराई जाए, ये एक निर्देश दिया गया है। टेबल छोड़ते समय रेस्टोरेंट की, फूड कोर्ट की, वहाँ पर जो है डिसइंफेक्शन हो, यानी हर व्यक्ति जब भी बैठे या परिवार बैठे तो उनके हटने के बाद फिर से जो है उस प्लेस को डिसइंफेक्ट जरूर किया जाए। होटल के संबंध में ये जरूर है कि जो भी होटल में व्यक्ति आता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री, यदि वो आ रहा है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री जरूर ली जाएगी। और साथ ही साथ जो भी पेमेंट और फॉर्म्स वगैरह होगा, कोशिश ये की जाए कि सब ऑनलाइन भरा जाए और किसी भी सूरत में कोई ऑफलाइन चीज़ ना हो। होटल के अंदर जो जैसे मॉल्स और रेस्टोरेंट में व्यवस्था करी जाती है वहाँ पर भी डिसइंफेक्शन पूरा किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में भी ई वॉलेट का इस्तेमाल करके 50% तक की व्यवस्था तक जो है लोग बैठ सकेंगे। इन सब चीज़ों में ये सुनिश्चित जरूर किया जाएगा कि यदि कोई भी लक्षण युक्त है तो उसको इन किसी परिसर में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये गाइडलाइंस बहुत विस्तृत रूप से गृह विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव साहब के हस्ताक्षर से माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से जारी कर दिए गए हैं। और अब इनका जो है हर जनपद को बताने के लिए, हर जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस को बताने के लिए आज 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी जनपदीय अधिकारियों को इसके निर्देश भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 15 जून से और 30 जून के बीच में 1 करोड़ मानव दिवस मनरेगा में सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। कृषि में, उद्यान में, वन में, गड्ढा खोदने में, पौधरोपण में, ग्रामीण सड़कों में, चेक डैम में, जल जीवन मिशन में, सभी में रोजगार की आवश्यकता है। इनमें जो है प्रयास ये होगा कि मनरेगा में कार्य लोगों को देकर 1 करोड़ तक जो है लेबर और 1 करोड़ तक श्रमिक को मौका मिलेगा कार्य करने के लिए। नगर विकास और ग्राम विकास द्वारा स्ट्रीट वेंडरों का भी कार्य किया जा रहा है। और पहला प्लान यह है कि किसी एक जनपद में या किसी एक जगह पर जो है एक पायलट करके वहाँ किस रूप में कितने लोग हैं, उनको कैसे लाभ दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री पैकेज से उसको क्या लाभ दिया जा सकता है, इसका मॉडल भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पटरी दुकानदारों के लिए आर्थिक पैकेज में 10,000 के ऋण को खूब पॉपुलराइज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा है, जिससे सुगमतापूर्वक पटरी के व्यवसायियों को लाभ इस योजना का मिल सके। राज्य सरकार का ये भी संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति सड़क आदि पर ना सोए, तो मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी का पैकेज है जिसमें कोई भी श्रमिक या कामगार किराए पर भी भवन ले सकता है, उस योजना को भी जल्दी अंतिम रूप देकर किफ़ायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था करने का भी बड़ी संख्या में निर्देश दिया है। अन्य राज्यों से जो प्रदेश में लोग आ रहे हैं, उनके श्रमिक आदि अपने गृह प्रवेश जाना चाहते हैं तो उनको सकुशल वापसी की व्यवस्था की जाने का निर्देश दिया है। श्रमिकों को वापस जाने के इच्छुक यदि ना हो
तो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि उनसे लिखित में ले लें, जिससे कि ये प्रमाण हमारे पास रहे। सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो 24 घंटे उपलब्ध रहें। जब भी ट्रेन में कोई पैसेंजर आए या पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े तो वो पूरे प्रोटोकॉल के अंतर्गत चढ़े। उद्योग जगत के लिए, व्यापारी संगठनों से संवाद बनाने के लिए, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से संवाद बनाने के लिए मुख्य सचिव साहब को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। साथ ही साथ कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की क्वारंटाइन सेंटर में ना रखते हुए कोविड हॉस्पिटल में रखने का ही निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिए, साफ सफाई के लिए, शुद्ध और सुपाच्य भोजन के लिए आज उन्होंने पुनः निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर और फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गौवंश के लिए अब समस्या नहीं है। गौ आश्रय स्थलों पर पर्याप्त भूसा भोजन उपलब्ध हो गया है। गर्मी और बरसात से बचाव के लिए समुचित प्रबंध रहे, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। आज तक कुल मिलाकर 1627 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। आज 6 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ रही हैं, 2 केरल से, 1 कर्नाटक से, 1 तमिलनाडु से, 1 छत्तीसगढ़ से, 1 चंडीगढ़ से, और आगे भी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अन्य प्रदेशों से ट्रेन आती रहेंगी। और यदि हमारे प्रदेश से किसी को बाहर जाना होगा तो उनको भी हम भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।